नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए। आज का दिन इन्वेस्टमेंट्स के नाम है। हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके समक्ष रखेंगे आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंगली। और दो खास मेहमान आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मौजूद हैं। प्रकाश रंजन सिन्हा साहब हैं जो हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर है नर्चर इंडिया के। नमस्कार प्रकाश साहब। और साथ ही किरण तेलंग जी हैं जो कि चीफ फाइनेंशियल प्लानर हैं एबीडी कैपिटल एडवाइजर्स के। आप दोनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड इवनिंग। आइए, जिस तरह से आज हम सेविंग्स की इंपॉर्टेंस जो है उसकी महत्व काफ़ी है। यहाँ पे सेविंग्स रेट इंडिया में हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्ली करें, ठीक ऑप्शन को चूज़ करें और उसके बाद कैसे सफर तय करें, इन पर हम सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रश्नों को आइए हम शामिल करते हैं। जिन प्रश्नों के तहत हम आगे मूव करने वाले हैं अलग अलग पहलुओं को, आज ये स्क्रीन पर आपके समय है जो पहलू हम टच करने वाले हैं। इसमें सीनियर सिटीजन्स के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेंट्रिक प्रश्न आया है, हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। पोर्टफोलियो किस तरह से प्लान करें, किन किन को आप मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ें, इसका जायजा लिया जाएगा। साथ ही टैक्स फ्री बॉन्ड्स के तहत अगर आप आगे मूव करना चाह रहे हैं या एफडीज में किस तरह से आप आगे कॉल लें, इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। कई और प्रश्न हैं उनका भी हम जायजा लेंगे। पर सबसे पहले असम से जो पहला प्रश्न है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये सवाल है राजेंद्र नाथ साहब की तरफ से। आई स्क्रीन पर इसको लेते हैं। ये खुद सीनियर सिटीजन हैं और ये इन्वेस्टमेंट के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं और उससे सेंट्रिक इनका प्रश्न है। इनको रिटायरमेंट पर कुछ फंड्स मिले हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए नेक्स्ट 4 साल के लिए प्लान कर रहे हैं। आइए इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। प्रकाश साहब, इसमें दो पहलू इन्होंने एक तो बताया है रिटायरमेंट का ये फंड है, एंड सेकेंडली ये जो फंड 4 साल के बाद रिक्वायर्ड है क्योंकि इनकी डॉटर की मैरिज है। तो आपको लगता है ये जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें इनको उस तरफ फोकस रखना चाहिए जहां सेफ्टी प्रायोरिटी हो, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट हो? प्रकाश साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि एक तो इनका ये रिटायरमेंट का पैसा है जी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी आदमी जो रिटायर करता है उस अपने पैसे को बहुत ही सेफ रखे, ग्रो जरूर करे बट बहुत रिस्क नहीं ले। और दूसरा, चूंकि इनको ये अपनी लड़की की शादी के लिए ये पैसा जरूरत है, तो मेरा इनको सुझाव ये होगा कि आप इसको डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड में डालें जहां पे लेट से 80-85% अगर डेट है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 5-10-15% का इक्विटी का फायदा मिल सकता है क्योंकि अगले 4 साल का अवधि है, तो 3 से 5 साल के अवधि में इक्विटी भी एक अच्छी रिटर्न दे सकती है। बट फिर भी मैं बोलूंगा सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए बैलेंस फंड, डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड रखें। उसके अंदर कंजर्वेटिव और अग्रेसिव दोनों टाइप के बैलेंस फंड होते हैं, तो अगर उसमें कुछ 50-50% ये डिवाइड कर दें, 50% कंजर्वेटिव डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड और 50% अग्रेसिव ओरिएंटेड बैलेंस फंड में रखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ फंड्स जो अच्छे हैं वो आप बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन लाइफ साइकिल एक बहुत अच्छा फंड है, आपको बिरला के भी कुछ अच्छे फंड्स हैं, तो ये फंड्स देख सकते हैं। राइट। किरण जी, आप कैसे इसको एड्रेस करना चाहेंगे? आपको लगता है कुछ मनी ये बैंक्स में भी इनफैक्ट जो अवेलेबल ऑफर्स हैं, जो एफडीज रनिंग है, क्या उस तरफ भी फोकस कर सकते हैं? एनसीडीज को आप कैसे व्यू करना चाहेंगे? एंड जब इनकी प्रायोरिटी पूरा हम देख रहे हैं सेफ्टी रहने वाली है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऑप्शंस लिमिटेड हैं, टाइम फ्रेम को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, आप इनको किन लाइंस पर एडवाइस करना चाहेंगी? मेरे हिसाब से भी इनको ज़्यादा कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इनकी अवधि सिर्फ 4 साल की है और उनके सामने एक गोल है जो इनकी बेटी की शादी के लिए ये बचत करना चाहते हैं। उस हिसाब से अगर इनका टैक्स स्लैब 30% नहीं है, मतलब अगर ये लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं या इनकी टैक्सेबल इनकम ना हो, तो बैंक एफडीज भी इनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बिकॉज सीनियर सिटीजन का रेट जो है मेरे हिसाब से 9.5% के आसपास इन्हें मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से ये करीब करीब 4.5 से 5 लाख के बीच में जमा कर पाएंगे। इनकी जो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो 4.5 से 5 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा अगर इनकी टैक्सेबल इनकम है तो इन्हें मीडियम टर्म डेट फंड्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कुछ अच्छी कंपनीज की एनसीडीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो इनको 9% तक पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकती है। मैं अगर 30% का हिसाब लगाऊं, 30% टैक्सेबल स्लैब देखूं तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं जो ये अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से देख सकते हैं। राइट मिस्टर नाथ, ऑल द बेस्ट। कुछ डिटेल स्क्रीन पर हैं, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। जो लिमिटेड ऑप्शंस आपके समक्ष रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दी गई है। अगला प्रश्न अब हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न गुड़गांव से है, दीपिका जी की तरफ से, वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। मैम प्लीज आप बताएं, आपने मेंशन किया आप इन्वेस्टमेंट प्लान आउट कर रहे हैं और कुछ डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की हैं। आप हमें पहले ये बता सकें भाई एज ऑफ नाउ अभी किस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? या एक्चुअली सर अभी हमारा गुड़गांव पे लोकेटेड है एंड मेरे हस्बैंड की इनहेंस सैलरी 50,000 है
एंड हमने 2-3 LIC की पॉलिसी ली है और अभी तो सर हमारी बाकी कुछ सेविंग्स नहीं है, तो हमारा मतलब एक बेटर सेविंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ये पूरा प्रोसेस है कैसे इसको लेकर आप आगे मूव करें। किरण जी, आप बता सकें इनको, पहले ये जैसे प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स एक है, लेकिन उससे पहले आपको लगता है इंश्योरेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में। ये LIC का ज़रूर मेंशन कर रहे थे, लेकिन वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, क्यों ली हैं, किस गोल के लिए ली हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। लेकिन समहाउ इंश्योरेंस जो फर्स्ट स्टेप है उसको कैसे लेकर आगे मूव करें, एडुकेटली कवर्ड हो, मेडिकल इंश्योरेंस भी हो, एंड देन इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं। किरण जी, पहले आप बता सकें। हाँ दीपिका जी, देखिए ये आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली हैं ये तो मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं अभी इसके, बट मेरे हिसाब से इंश्योरेंस जो है ये पहला स्टेप होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये 3 इंश्योरेंस जो हैं ये आपको ले लेने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप मेरे हिसाब से टर्म प्लान की तरफ ध्यान दें, बिकॉज ये कम प्रीमियम में आपको काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज देगा। ये स्पेशली आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके हस्बैंड जो है वो सिंगल अर्निंग मेंबर हैं आपकी फैमिली के, तो उन पर जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बड़ी है। उनके इनकम के एब्सेंस में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से मेरे हिसाब से आपको एक बड़ा इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। जब आपका इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस वाली चीज़ें जगह पे हों, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स देख सकती हैं। अब इसके लिए एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा। आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस का एक हिसाब रखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में सेविंग्स कितनी होती हैं, और उस सेविंग्स को फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाइए। राइट। प्रकाश जी, इनका जी आप कुछ कैश फ्लो में आप देखें तो आप कटिंग जी नहीं, कैश फ्लो में आप ये थोड़ा और देख सकते हैं कि पैसे कहाँ बचाए जा सके। अगर आप हिसाब सही तरीके से रख रही हैं तो आप अपने पैसे बचाने के भी हिसाब रख सकती हैं। राइट। प्रकाश जी, इनका एज अगर हम देखें, जिस तरह से इनके हस्बैंड की एज 29 यंग ब्रैकेट में आते हैं और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, तो ऐसे में दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले में इक्विटीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी उस तरफ हम देख रहे हैं कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है थोड़ा कम है। मतलब समहाउ जो पीछे परफॉर्मेंस रही है, कुछ समय जो प्रेशर्स रहे हैं मार्केट पर भी, इकोनॉमी पर भी, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे समझाना चाहेंगे? मतलब इसको कैसे मिक्स किया जाए, इक्विटी में भी हो एक्सपोजर और डेट में भी हो, और PPF टाइप इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, वो आप इनके समक्ष कैसे रखना चाहेंगे? किस तरह से इसको मिक्स मैच किया जाए? जैसा कि किरण जी ने बताया, बिल्कुल वो एक तो पहले सही तरीका है, और दूसरी जो मैं बात बोलूंगा कि चूंकि उन्होंने बोला कि इनके पास अभी इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, और अब इनके लाइफ गोल्स जो होंगे जो कि आज से 5 साल 10 साल 15 साल होंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। जो आपने सवाल किया कि आज लोगों का एक इक्विटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 3 सालों में हम लोगों ने रिटर्न को काफी खराब होते हुए देखा है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा लोगों को कि आज मार्केट का लेवल वही है जो हमने पीक पे देखा था, लेकिन अगर आप अर्निंग्स को देखिए, कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स को या प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए या इवन सेल्स को देखिए, तो पहले से बेहतर है। दूसरी चीज, जब भी आप एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को लेते हैं तो आप सिर्फ रिटर्न मत देखिए, आप इनडायरेक्टली एक अच्छे स्टॉक्स के अंदर अच्छी कंपनीज को आप ओन कर रहे हैं, तो जो कि लंबे समय में, अगर मैं 5 साल 10 साल 15 साल में कहूं, तो वो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा रिटर्न देगा। बस थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस और एक परसिस्टेंटली उसमें बिलीव करने की जरूरत है। जी, कुछ आप रिकमेंड भी करना चाहेंगे प्रकाश साहब, जिन तरफ ये अपना थोड़ा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अगर कुछ क्योंकि इनका ये फर्स्ट स्टेप रहने वाला है, तो ये चाहेंगे कुछ आप इनको रिकमेंड भी कर सकें? लार्ज कैप से मैं हमेशा बोलूंगा इनको स्टार्ट करने को, और लार्ज कैप के अंदर अगर प्रू ICICI के आपके अच्छे लार्ज कैप फंड अच्छे हैं, आपको बिरला के फ्रंटलाइन फंड अच्छे हैं, आपको फ्रैंकलिन ब्लू चिप अच्छे फंड्स हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इनको थोड़ी सी अगर ये रिस्क लेना चाहे तो कुछ पोर्शन ये मिड कैप में, अच्छे मिड कैप फंड में भी डाल सकते हैं। राइट, ये डिटेल्स कुछ स्क्रीन पर है मैडम, अकॉर्डिंगली आप मूव करने पर आप विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो मेल के जरिए है, ये सवाल दिल्ली से है। ये प्रश्न SK शर्मा साहब की तरफ से है। ये बॉन्ड्स वर्सेस FDs के बारे में चेक करना चाह रहे हैं। आई स्क्रीन पर एक बार इनका प्रश्न लेते हैं। यह है इनका सवाल, एज 42 है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इनफैक्ट पूछना चाह रहे हैं, और साथ में अगर हम देखें टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आजकल अवेलेबल हैं। आपको इस पर एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। किरण जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो कैटेगरी थी, जो अलग से हम देख रहे थे, एक 1 लाख के एडिशनल 20,000 की जो रिबेट अवेलेबल थी, वो अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? उसको कैसे देखना चाहिए जिस तरह के ऑप्शंस आजकल मौजूद हैं, और FDs पर भी राय चाह रहे हैं, कैसे आप कंपेयर करते हैं?
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं, जैसे आपने सही कहा कि ये 2010 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये कैटेगरी तो हम नहीं कंसिडर कर सकते। इसके अलावा आपने टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात की है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक इनकम चाहते हैं अपने लमसम अमाउंट से। जैसे कोई रिटायर्ड इन्वेस्टर हैं जिनको पैसा मिला है और वो इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए टैक्स फ्री इनकम चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज में हैं, जहां आप अभी भी अर्निंग मेंबर हैं और अभी कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिर ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इनके शर्मा जी के प्रश्न से मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि ये करना क्या चाहते हैं। मतलब एफडी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये किस गोल के लिए सेव कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी क्लैरिटी हो तो बताने में जरा आसानी होगी। ओके, बट अगर हम वैसे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बाकी व्यूअर्स के समक्ष प्रकाश जी बता सके, तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की जहां तक बात है, क्योंकि एफडीज में तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स ब्रैकेट में इसमें आप उसके अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन क्योंकि टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, क्या उस पर ये ज़्यादा स्कोर करते हैं एज कम्पेयर टू एफडीज? एफडी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रैप है, मैं आपको बता दूं सब। जी प्रकाश जी प्लीज। एफडी के साथ एक सबसे बड़ी ट्रैप क्या है कि आपको उसके अंदर जो रिटर्न होती है वो एक रेंज होती है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे रेटिंग कंपनीज की कम होती रहती है आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, जबकि टैक्स फ्री बॉन्ड जो है बिल्कुल ही एक सेफ है, काफ़ी ट्रिपल रेटेड कंपनीज की होती हैं। लेकिन अगर पोस्ट टैक्स आप रिटर्न देखें तो टैक्स फ्री बॉन्ड के आपके जो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एफडी में आप अपने इनकम टैक्स ब्रैकेट में आप जिस हिसाब से आते हैं आपकी उसके हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ेगी, जो कि आपको टैक्स फ्री बॉन्ड में नहीं है। दूसरी जो सबसे फ़ायदा इसके अंदर टैक्स फ्री बॉन्ड के अंदर है कि आप सेकेंडरी मार्केट में एग्जिट कर सकते हैं। और आज के डेट पे अगर आप देखिए तो हम हाई इन्फ्लेशन वाले सिनेरियो पे हैं और जहां की हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, और यहां से अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है जिसकी संभावना ज़्यादा है अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, तो ये बॉन्ड जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो इनका कैपिटल गेन और कैपिटल अप्रिसिएशन का भी एक अच्छा स्कोप है। राइट, वक्त ब्रेक का हो रहा है, लेकिन चलते चलते करण जी आपसे हम चाहेंगे ये भी क्योंकि हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाद में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में जो एडवांटेज हैं, लेकिन जहां तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात है एटीसी में तो फॉल नहीं करेगा जो बाकी और इंस्ट्रूमेंट्स फॉल करते हैं। जी हाँ, इसमें कोई एटीसी बेनिफिट नहीं है। और जहाँ तक इन्होंने सेकेंडरी मार्केट में बेचने के लिए बात की है, ये लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू होता है। सेकेंडरी मार्केट उतना डीप नहीं है इंडिया में, तो हो सकता है कि अगर उनको जल्दी में पैसे की जरूरत हो तो वो लिक्विड मतलब उसमें बेच नहीं पाए अपने बॉन्ड को। राइट, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आते हैं, कुछ और प्रश्न उनको हम शामिल करते हैं, हम जल्दी लौट रहे हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं सेविंग्स के महत्व और साथ ही निवेश के तमाम विकल्पों पर आप कैसे आगे बढ़ें। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर्चर इंडिया से प्रकाश रंजन सिन्हा साहब और साथ ही एबीडी कैपिटल एडवाइजर्स से हैं किरण तेलंग जी। अगला प्रश्न अब हम शामिल करते हैं, ये सवाल आंध्र प्रदेश से है। ये प्रश्न मिस्टर रंगा की तरफ से है। स्क्रीन पर आइए, इनका एक बार सवाल चेक करते हैं। ये सवाल HDFC टॉप 200 पर है, तो स्क्रीन पर होगा इनका प्रश्न और डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंगली इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है, ये इनफैक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट का जो प्लान कर रहे हैं 3000 पर मंथ की इनकी प्लानिंग है और आगे पूछना चाह रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के टाइम फ्रेम से कैसा रहेगा। प्रकाश जी, HDFC टॉप 200 ये एक टॉप परफॉर्मर रहा काफ़ी समय तक, इसकी अपनी एक खास पोजीशनिंग रही, लेकिन ये जो पिछले कुछ समय में जो प्रेशर्स रहे हैं, इसमें आप इसको किस तरह से अब एनालाइज करते हैं और कैसे इस पर कॉल लेते हैं? देखिए, HDFC टॉप 200 एक समय में वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 3 साल या कम अवधि की अगर आप देखें, 1 साल के अगर अवधि की देखें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिप हुई है कंपेयर टू अदर फंड्स। लेकिन अगर मैं पिछले 6 महीने का अगर सिर्फ परफॉर्मेंस लूँ तो 6 महीने में थोड़ी सी रिवाइवल हुई है इस फंड के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फंड ने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये फंड एक बहुत अच्छे फंड हाउस से आती है HDFC, जो कि काफ़ी एक रिसर्च ड्रिवन फंड हाउस मानी जाती है। तो उस हिसाब से अभी 1 साल का थोड़ा सा अवधि, जो कि जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा रिटर्न पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं रहा है, शायद उसके अंदर कुछ पोर्टफोलियो की वजह होगी, मे बी बैंकिंग स्टॉक एक बहुत ज़्यादा शायद था इनके पोर्टफोलियो में, वो एक वजह हो सकती है।
बट आने वाले समय में जैसा कि हम अगर हम विश्वास करते हैं कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, और अगर इकोनॉमी रिवाइव करती है तो बैंकिंग स्टॉक्स इंप्रूव करेंगी, तो उसका इनको फायदा मिलेगा। तो मैं आज से अगर कोई 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहेगा तो मैं इसको बोलूंगा, सलाह दूंगा कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। किरण जी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की कैसे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? इन्वेस्टर्स जो सिप के जरिए मूव करते हैं, कई बार हमने देखा है वो पुल आउट कर जाते हैं कुछ जब प्रेशर्स होते हैं। क्या प्रेशर्स हो तब भी इसमें कंटिन्यू करना चाहिए? मतलब आप अदरवाइज एक जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको समहाउ मिस कर रहे हैं और टाइम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कैसी रणनीति अपनाई जाए और कैसे गोल्स को अचीव करने के लिए मूव किया जाए? जी हाँ, म्यूचुअल फंड सिप जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आपके इसमें टाइमिंग का सवाल नहीं आता, बिकॉज आप हर महीने एक निश्चित रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर हो नीचे हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप शुरू करें इन्वेस्टमेंट तो आप पहले ये देख लें कि आप कितनी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 7 से 10 साल की आप अवधि रखिए मेरे हिसाब से। अब जैसे इनके सवाल में ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष तक ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 3 वर्ष इन्वेस्ट करने के बाद ये अगर 5, 6, 7 साल तक होल्ड कर सकें तो इनकी ज़्यादा चांसेस हैं कि रिटर्न्स इनको अच्छे नज़र आएंगे। कभी कैसे होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप 5 साल के लिए कर रहे हैं और 5वें साल में आपका कोई गोल है और उस वक्त मार्केट सही नहीं है, तो आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तब फिर आप ये सोचेंगे कि मैंने गलती कर दी इस इन्वेस्टमेंट में। तो वो गलती की बात नहीं है, ये आपने पहले से डिफाइन नहीं किया है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो अगर ये आप शुरू से डिसाइड कर लें तो आपको आगे चल के तकलीफ नहीं होगी। राइट, अब हम लास्ट जो करिए आज की उसको इंक्लूड करते हैं। ये शिखा शर्मा जी की तरफ से है और इन्होंने जानना चाहा है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं अपने किड्स के लिए और चेक करना चाह रहे हैं आरडीज बेटर ऑप्शन है मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए या सिप्स। प्रकाश जी, ये दोनों जो हैं विकल्प अपने रूट्स हैं दोनों जिससे आप मूव करना चाहें, ये कंपेयर करना क्या सही है या इनफैक्ट ये डिपेंड करता है ये कितना रिस्क ले सकते हैं और कैसे मूव करना चाहते हैं आगे? एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में सिस्टमैटिकली अगर आप मूव करें वो नो डाउट अच्छा रहता है, तो कैसे इसको आप एड्रेस करते हैं इस सवाल को? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट है। और जब भी आप लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इक्विटी बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं जब लंबी अवधि बात कर रहा हूं तो मैं किसी भी 5 साल से ऊपर की अवधि की बात कर रहा हूं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा कि आज के डेट पे करीब 9-9.5% का शायद इनको मिलेगा और वो लगभग फिक्स रहेगा, तो वो उसका एक एडवांटेज उनको मिलता है कि एक अच्छी आप 9-9.25 पे आपको मिलता रहेगा। बट ये एक लंबी अवधि वाली के लिए मैं हमेशा इक्विटी बोलूंगा, क्योंकि अगर 5 साल या उससे ज़्यादा की आप लेंगे तो निश्चित तौर पे मेरा अंदाजा है 12 से 15% के बीच में ये इनको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। और प्लस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एक एडवांटेज मिलता है। जबकि आप रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप देखें तो आपका वो अपने इनकम्स को अदर इनकम्स के अंदर में आपको उसको शो करना पड़ता है और वो टैक्सेबल होता है, तो आपको वो रिटर्न फाइनल पोस्ट टैक्स रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए तो शायद वो उतना ना बनेगा। तो मेरा सुझाव रहेगा आप एसआईपी के थ्रू एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, वो बेहतर ऑप्शन होगा। राइट, म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है किरण जी, लेकिन साथ में जैसे आरडीज में नो डाउट जो इनको रिटर्न्स होंगे जो मेथोडोलॉजी पर वो टैक्सेबल रहेगा, तो उसको किस नजरिए से देखा जाए? मतलब अगर वो दोनों ऑप्शंस को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, एंड मोर ओवर पीपीएफ एज एन इंस्ट्रूमेंट अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कि ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, क्या उसको भी इंक्लूड करने पर सोचना चाहिए? जी हाँ, प्रकाश जी ने जैसे बताया कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत सही तरीके का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अगर ये इक्विटी और डेट दोनों बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड सिप्स के अलावा ये पीपीएफ को इंक्लूड कर सकते हैं। और बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज पीपीएफ में जो है अभी तक मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको हर स्टेज पे बेनिफिट मिलता है, तो मेरे हिसाब से पीपीएफ बहुत बढ़िया रहेगा। आरडी का उपयोग उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जिनके बच्चे अभी 2 या 3 साल में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें, तब उनको पता है कि इनके पास समय बहुत कम है और उनको रेगुलर सेविंग करनी है, उनके लिए आरडी सही रहेगा। उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं सजेस्ट किए जा सकते। समय इतना ही था। आप दोनों का हम शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। किरण तेलंग शुक्रिया, प्रकाश रंजन सिन्हा साहब आपका भी धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज हमने इन्वेस्टमेंट्स पर बातचीत की है, कल हाजिर होंगे तो बातचीत होगी लोन्स पर। कल कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे अपना पैसा से बलवंत जैन और बैंक बाजार से अभिषेक द्विवेदी। तो कल होगी लोन्स पर बातचीत। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।